मैं हूँ IGS। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर केमिस्ट्री का, जिसमें हम फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स को। तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ जो है वो आने वाली वीडियोस में जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं सबसे पहले। अच्छा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो है डेफिनेशंस। तो डिफरेंट डेफिनेशंस है, इन डेफिनेशंस की डेफिनेशंस आपको बुक में मिल जाएंगी। बुक की जो समरी होती है हर चैप्टर के एंड में, उसमें तमाम जो है वो हमारे पास डेफिनेशंस मौजूद होती हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड विद नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज प्रोड्यूस। अब ये इन्होंने एक इक्वेशन भी दे दी है, जिसमें हमारे पास इक्वेशन ये है कि 2 मोल एल्युमिनियम और 1 मोल जो है वो नाइट्रोजन है, और ये जो है वो हमारे पास बना रहा है एल्युमिनियम नाइट्राइड। अब ये कह रहे हैं 150 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एंड 300 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन वर मिक्स्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली टू कंप्लीट द रिएक्शन। अब इन्होंने मास ऑफ एल्युमिनियम दे दिया है और मास ऑफ नाइट्रोजन दे दिया है, और हमें कहा है कि अगर ये बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास हीट किया जाए, मिक्स किया जाए, तो हमारे पास एल्युमिनियम नाइट्राइड कितना बनाएगा, यानी आप इसका मास बता दें, मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड कितना बनेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट बता दें, इसके अलावा जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो कितना बचेगा ये भी बता दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं और डेटा में वो तमाम बातें जो है वो हम लिख देते हैं जो हमें सवाल में गिवन होती हैं। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिख देते हैं जी मास ऑफ एल्युमिनियम, वो कितना दिया हुआ है हम देख लेते हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। और फिर उसके बाद पूछा हुआ क्या क्या है हमसे, ये 150 ग्राम है और ये हमारे पास 300 ग्राम है। ठीक है, और हमसे पूछा है मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और साथ में हमारे पास है एक्सेस, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। ये हमारे पास टोटल डेटा बनेगा। अच्छा, डेटा के बाद आपको पता है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन से ही हम तमाम चीजें देख रहे होते हैं, मास मास रिलेशनशिप की हमारे पास स्टोइकियोमेट्री है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो इन्होंने इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 2 एल्यूमिनियम, यानी 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 1 mole of nitrogen when mixed to each other 2 moles of aluminium nitrate produced। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसका मास निकाल लेना है, और मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्युमिनियम होता है हमारे पास 27। ठीक है भाई, और हमारे पास कितनी एल्युमिनियम है, 2 मोल्स है। इसी तरह ये होता है हमारे पास कितना भाई, नाइट्रोजन होता है 14, और ये अगर देखा जाए हमारे पास एक नाइट्रोजन 14 होती है और हमारे पास जो है वो 2 नाइट्रोजन है, तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बनेगा 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54 ग्राम, ये होगा 28 ग्राम। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 27 प्लस 14, 27 प्लस 14 41, और 41 मल्टीप्लाई बाय 2 82 ग्राम। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो सबसे पहले तो मेन स्टोइकियोमेट्री देखनी है दोनों तरफ से, कि अगर हमारे पास 150 ग्राम जो है, यानी कि 150 ग्राम अगर मेरे पास एल्युमिनियम होगा, तो मेरे पास जो है वो कितना एल्युमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस होगा, पहले इसको देखेंगे। फिर उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो मेरे पास 300 से कितना एल्युमिनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होगा, इसका देखेंगे, और फिर एक्सेस रिएक्टेंट को देखेंगे। किस तरह वो हम कर लेते हैं, इसको मैंने बहुत डिटेल में जो है वो वीडियो में समझाया हुआ है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल सेंटर में आया है, उससे रिलेटेड जो भी पिछले मैं लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, उसके डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर जो है वो डाल दूंगी, कि अगर आपको जो है वो डिटेल से भी अगर लेक्चर देखना हो तो आप जो है वो वहां जाकर लेक्चर देख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम क्या करते हैं, हम करते हैं फॉर एल्यूमिनियम।
ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलेंगे क्योंकि ये हम बार बार कर चुके हैं और वैसे भी ये थोड़े आसान भी होते हैं। अच्छा, फॉर एल्यूमिनियम देख लेते हैं हमारे पास। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम सेंटेंस में ना इक्वेशन को शो करते हैं और हमें पता चल रहा है 54 ग्राम से 82 ग्राम जो है वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। जो चीज हमें मालूम होती है, जैसे यहाँ मास जो है 150 है और मालूम क्या करना है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड को मालूम करना है। तो जो चीज मालूम करनी होती है वो हम क्या करते हैं, बाद में अपने सेंटेंस में लेकर आते हैं, और जो चीज मालूम है उसे सेंटेंस में पहले लेकर आते हैं। ये बहुत जरूरी बात है इस क्वेश्चन की, कि आपको जो है वो किस में रखनी होगी, माइंड में रखनी होगी। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 54 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूसेस 82 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, 1 से कितना प्रोड्यूस होगा, हम कहेंगे 1 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूसेस। अब उसके लिए हम इस क्या करेंगे, 82 डिवाइडेड बाय 54, तो हमारे 1.51 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, अब पता किसमें करना है, 150 से करना है, तो 150 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूसेस। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1.51 मल्टीप्लाई बाय 150, 226.5 ग्राम एल्यूमिनियम। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी बता दूं जिस पर अमूमन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या है, देखिए हमारे पास आंसर आया था 1.51 और आगे भी बहुत सारी थी। ठीक है, यानी कि तो आपको पता है पॉइंट के बाद 2 ही लिखते हैं। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप इन दोनों स्टेप को डायरेक्टली मेंशन करें, और डायरेक्ट करके, क्योंकि देखिए जब आपका आंसर आएगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपका आंसर 227 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है, लेकिन मैंने 1.51 को ही लिया है, इसीलिए जो है वो मेरा आंसर 226.5 बन रहा है। तो जो चीज आप करें, डायरेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों स्टेप को मिलाकर डायरेक्ट मेंशन करें, दोनों ही आंसर सही कंसीडर होंगे। बस आपको मेंशन करना होगा अपने स्टेप के थ्रू कि आप सबको मिलाकर जो है वो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, या आप जो है वो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, अलग अलग स्टेप मेंशन करके। ठीक है भाई, हमारे पास ये आ गई एल्यूमिनियम की। अब हम करते हैं किसकी, अब हम करेंगे नाइट्रोजन की। तो यहां पर देखें फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस कितना भाई, 82 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्राइड। 1 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस, अब ये 82 डिवाइडेड बाय 28 हमारे पास क्या बनेगा, 0.92 एल्यूमिनियम। और हमसे कितना 300 पूछा है, तो 300 नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2.92 मल्टीप्लाई बाय 300 is equal to 2.976 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे पता करते हैं, आपको पता है जो चीज दोनों में से जो कम मास प्रोड्यूस कर रहा है वो ही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। 150 ग्राम से 226.5 ग्राम हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा, और 300 से 876 ग्राम बनेगा। लेकिन वही बात है, 876 ग्राम बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्रेट 226.5 बनेगा तब मेरे पास एल्यूमिनियम खत्म हो जाएगा, और एल्यूमिनियम खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आंसर हमारे पास आ गया कि सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे भाई, दोनों के मास तो ये आ ही गए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एल्यूमिनियम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है भाई, एल्यूमिनियम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमें एक्सेस रिएक्टेंट का भी मास मालूम करना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा एक्सेस रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, और 300 नाइट्रोजन से इतना बन रहा है, मुझे पता करना है 226.5 एल्यूमिनियम नाइट्राइड कितने नाइट्रोजन से प्रोड्यूस होगा, यानी मुझे कितने नाइट्रोजन यूज करना पड़ेगा कि मेरे पास ये बन जाए। 300 से तो कम ही होगा, क्योंकि 300 तो हमारे पास 876 ग्राम बना रहा है।
तो 226 के लिए मुझे कितना नाइट्रोजन चाहिए होगा, उसके लिए अब मैं क्या करूंगी, यही स्टेप दोहराएंगे हम, लेकिन अब की बार मेरे पास जो गिवन मास है वो एल्युमिनियम नाइट्राइड का है, ठीक है, और नाइट्रोजन मुझे मालूम करना है, तो अपने सेंटेंस में नाइट्रोजन को मैं बाद में लेकर आऊंगी, एल्युमिनियम नाइट्राइड को मैं पहले लेकर आऊंगी। तो मैं बोलूंगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 82 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय 28 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय 28 डिवाइडेड बाय 82, मेरे पास ये बन जाएगा 34, और कितना मालूम करना है, 226.5 ग्राम एल्युमिनियम प्रोड्यूस्ड बाय 0.34 मल्टीप्लाई बाय 226.5, तो ये मेरे पास बन जाएगा 77.01 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इतना नाइट्रोजन दिया हुआ कितना है, दिया हुआ है 300, और कितना यूज हो रहा है इतना नाइट्रोजन बनाने के लिए, इतना नाइट्रोजन, इतना एल्युमिनियम नाइट्रेट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 77.01 ग्राम यूज हो रहा है। तो बाकी कितना बचेगा, तो हम एक्सेस रिएक्टेंट कैसे मालूम करते हैं, कि एक्सेस रिएक्टेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन मास को माइनस कर देते हैं किससे, यूज्ड मास के साथ, तो 77.01 यूज हो रहा है, ठीक है, और गिवन मास कितना है 300 में से 77.01 जो है वो जब माइनस हो जाएगा 222.99, जो कि अप्रोक्स हमारे पास 223 हो सकता है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मास ऑफ नाइट्रोजन, एक्सेस रिएक्टेंट जिसे हम कहते हैं। अब एंड में आप अपने तीनों जो है वो क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे। तीनों आंसर कौन से, आपके पास ये आ जाएगा कि भाई हमारे पास मास ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, आप देख लेंगे किस तरीके से, व्हेन 150 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम एंड 300 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन टू ईच अदर, इट कैन फॉर्म जस्ट कितना आ रहा है भाई, 226.5 ग्राम एल्युमिनियम नाइट्रेट, ठीक है, एंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एल्युमिनियम। तीनों आंसर्स को आप पॉइंट पॉइंट कर लिख देंगे, ठीक है, एंड द एक्सेस मास रिएक्टेंट मास इज 223 ग्राम, ठीक है भाई, इस तरीके से आप जो है वो इसे कर लेंगे। चले अब इसी का ही हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जो कि हमारे पास है क्या चीज, और करके दिया हुआ है इसी सवाल में, कार्सनर कैलिनर सेल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस ऑन इंडस्ट्रियल लेवल, एक इक्वेशन दी हुई और कहा है इन द प्रोसेस 2000 ग्राम हमारे पास कॉमन सॉल्ट है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है 1058 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस से, तो देन फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड ऑफ क्लोरीन गैस। चले हम इसे सॉल्व करते हैं। चले पहले इस सवाल का जो है वो डेटा बना लेते हैं। अभी कह रहे हैं इन द प्रोसेस इफ 2000 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl, मास ऑफ NaCl हमें दिया हुआ है 2000 ग्राम, ठीक है भाई, फिर उसके बाद हमें कहा हुआ है ऑफ कॉमन सॉल्ट प्रोड्यूसेस 1058 ग्राम, ठीक है, यानी कि मास ऑफ क्या चीज है हमारे पास, ये मास ऑफ क्लोरीन गैस वो है 1058 ग्राम, ठीक है भाई, और हमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड, ठीक है, परसेंटेज यील्ड। अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा सा सवाल समझा दूं आपको, भाई हुआ ये है कि इन्होंने कहा है कि एक प्रैक्टिकल हो रहा है, यानी एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है, बल्कि हो गया है, और होने के बाद हमने उसमें 2000 ग्राम जो है वो सॉल्ट यूज किया था, जिसने हमें 1058 जो है वो क्या बना कर दिए, क्लोरीन बना कर दिए। आपने क्या निकालना है, आपने परसेंटेज यील्ड बना निकालनी है, ठीक है भाई। तो अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई, वो हमने क्या पढ़ा है कि परसेंटेज यील्ड का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर वो होता है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड,
और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है भाई। अब प्रैक्टिकल यील्ड तो हमें दे दिया है उन्होंने कि कितना दिया हुआ है। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास जो है वो नहीं दिया हुआ। प्रैक्टिकल यील्ड क्लोरीन की ये दी हुई कि प्रैक्टिकली हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल क्या है ये नहीं पता। देखिए एक अंदाजा होता है ना, आपको कोई चीज दे दी जाए और कहा जाए यार ये जो है ना, फर्स्ट तौर पे चाय बन रही है, चाय बनाने के लिए आपको लिमिटेड जो है वो पानी दे दिया, मिल्क दे दिया और चीनी वगैरह पत्ती वगैरह दे दी और कहा कि भाई अंदाजे के मुताबिक कितना बना लोगे। आपने कहा यार अंदाजे के मुताबिक मैं जो है वो 8 कप चाय इससे बन जाएगी। लेकिन आफ्टर जो है वो प्रोसीजर हुआ, ये काम करने के दौरान आपसे कुछ मिसहैंडलिंग हुई जिसकी वजह से कोई चीज ऐसा होता है, मिसहैंडलिंग की वजह से चले आप चाय निकाल रहे हैं, चाय निकालते हुए आपकी चाय जो है वो गिर गई 1 कप। तो क्या हुआ, आपने 8 बोला था और वो 8 बनी भी थी, लेकिन बनने के बाद हमारे पास वो निकालते हुए 7 रह गई। आपने एक अंदाजा पेश किया, अंदाजे के बाद प्रैक्टिकली जब आपने उसे जो है वो देखा तो वो प्रैक्टिकल से थोड़ा यानी अंदाजे से थोड़ा कम थी। ठीक है, और ऐसा हो जाता है कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि पानी एवापोरेट हो जाता है। हम अंदाजा करते हैं कि यार इतने कप चाय बन जाएगी, पानी एवापोरेट हो जाता है। तो ये चीजें होती है कि जब हम प्रैक्टिकली भी कोई काम जो है वो केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं, तो एक थियोरिटिकल यील्ड होती है जो हमारा अंदाजा होता है, और एक हमारे पास जो है वो क्या होती है, एक प्रैक्टिकल यील्ड होती है जो कि हमें बता रही होती है कि जो मेन प्रैक्टिस मतलब प्रोसेस के बाद आती है। ठीक है भाई, प्रैक्टिकल यील्ड इन्होंने हमें दे दी है। थियोरिटिकल ये स्टोइकियोमेट्री के थ्रू ही निकलेगी। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, वो हमारे पास ऐसे निकलेगी कि हम बिल्कुल उसी स्टोइकियोमेट्री की तरह इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं जो सवाल में मेंशन है कि 2NaCl प्लस 2H2O, ये बना रहे हैं 2NaOH प्लस क्लोरीन। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ बहुत सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, हमने फोकस किसको करना है, सिर्फ इसको और इसको। ठीक है, 2 मोल्स हैं, ये हमारे पास होता है 23 और ये होता है हमारे पास 35.5। ठीक है, ये 2 है, 5 3 8 3 2 5 58.5 होगा। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी 2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड 17 ग्राम, और क्लोरीन देखें तो ये 35.5 ग्राम है। ठीक है, जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो ये बन जाएगा 71 ग्राम। क्या करना है, हमें पता ये करना है थ्योरेटिकल यील्ड 2000 NaCl से मेरे पास कितना जो है वो क्लोरीन थ्योरेटिकली ऑब्टेन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है 2000 जो कि किसकी है, NaCl की है। क्लोरीन की मुझे नहीं पता, मुझे पता करनी है, सेंटेंस में क्लोरीन का जिक्र बाद में आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 117 ग्राम NaCl प्रोड्यूसेस कितने भाई, 71 ग्राम क्लोरीन। 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस, अब ये हो जाएगा 71 डिवाइडेड बाय 117, तो ये हो गया। अब कितने दिए हैं, 2000 ग्राम NaCl प्रोड्यूसेस 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.60, ये मेरे पास आ रही है कितनी, 1200। इसकी जो है वो क्या है, थियोरिटिकल यील्ड है। अब हमने क्या करना है, प्रैक्टिकल परसेंटेज यील्ड निकालनी है। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकलेगी भाई, फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, और फॉर्मूले के बाद प्रैक्टिकल यील्ड दी हुई है 1058। अब देखें वही बात है, हमेशा थियोरिटिकल यील्ड ज्यादा ही आती है, प्रैक्टिकल यील्ड से थियोरिटिकल यील्ड ज्यादा होती है। अंदाजा ज्यादा का होता है, काम करने के दौरान मिसहैंडलिंग हो जाती है जिसकी वजह से प्रैक्टिकल यील्ड अंदाजे से कम ही आती है। ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो भाई हमारा आंसर है यहाँ पर 88.1%। ये हमारे पास जो है वो क्या है, इसकी परसेंटेज यील्ड। ठीक है भाई, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन था। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो डायग्राम बनानी है। बहुत आसान सवाल होते हैं, मॉडल पेपर में भी आया हुआ था, लेकिन बाय चांस कि वो मेरी नजरों में नहीं आया, जिसकी वजह से मैं मॉडल पेपर में इसे सॉल्व नहीं करा सकी। हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन
और नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का, हम तो दोनों ही करके देख लेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है उसकी, और आपने बॉन्ड ऑर्डर भी बताना है और मैग्नेटिक नेचर भी बतानी है, ठीक है। ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाऊंगी किस तरीके से है, और नाइट्रोजन की फिर बनाना इजी हो जाएगा। देखिए भाई, हमारे पास जब कभी भी ये सवाल आएगा तो आपको देखिए लिखने का मटेरियल आपके पास कितना होगा, आपके पास लिखने का मटेरियल जो है वो काफी कम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए भाई, पहले हम एक ऑक्सीजन को देख रहे हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन की पता कर रहे हैं ओ सिर्फ, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। 8 होती है क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p4। अच्छा, p का भी आपको पता है कि p भी हमारे पास क्या होता है, 3 डायरेक्शंस में जाता है, ठीक है। तो px py pz। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं, कि हमारे पास 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, अब होता ये है, अगर आप देखें हमारे पास ऑर्बिट कितने हैं, ऑर्बिट क्या होते हैं, शेल, ठीक है। शेल हमारे पास कितने हैं, 1 2। और अगर मैं बोलूं ऑर्बिटल कितने हैं, तो ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है भाई। एक ये एक ये एक ये तो हमारे पास क्या हुआ है, तो डीजेनरेटेड होता है ना, यानी तो अलग अलग डायरेक्शन है। ऑर्बिटल तो ये एक ही है p, ठीक है। अब हमें यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल की डायग्राम याद रख ले बस। अच्छा, हमारे पास है 2 ऑक्सीजन, ठीक है। एक ऑक्सीजन के 3 ऑर्बिटल और दूसरे भी ऑक्सीजन के 3 ऑर्बिटल। और आपको पता है फर्स्ट टॉपिक ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का सबसे पहला ऑर्बिटल समझो 1s2 है, फिर 2s2 यहाँ पर है, और समझे 2p जो है वो यहाँ पर है। इसी तरह दूसरी ऑक्सीजन 1s यहाँ पर है, 2s यहाँ पर है, 2p यहाँ पर है। तो भाई जब ये आपस में मिलेंगे, तो इस तरीके से जब ये मिलेंगे हमारे पास, तो दोनों इस तरीके से जो है वो अपने इनके ऑर्बिटल जो है वो मिक्स होंगे, ठीक है। अब डायग्राम कुछ इस तरह बनती है, जब कभी भी इस तरीके से डायटोमिक मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनाते हैं ना, एस ऑर्बिटल इस तरह बना है, पहली ऑक्सीजन का एस ऑर्बिटल, दूसरी ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरह किया। इस तरह करने के बाद आप क्या कर दें, यहां जो है वो ये होगा आपका एंटी बॉन्डिंग, जिसको हम शो करते हैं किससे, एंटी बॉन्डिंग 1s, ठीक है। और ये हो जाएगा बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग है ये भी 1s, ठीक है। ये हमारे पास 1s मेन ऑर्बिटल है, और ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है किसका, s ऑर्बिटल का, 1s का, चाहे वो 1s का हो, 2s का हो, 3s का हो, s ऑर्बिटल के ये इस तरीके से आएंगे। अभी सिर्फ ये याद रख लें डायग्राम बनेगी किस तरीके से। अब आ जाए जरा किस पर, हमारे पास p ऑर्बिटल कैसे बनेगा, चाहे वो किसी का भी हो, ठीक है। तो p ऑर्बिटल का ये होता है कि आपको पता है p ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन या किसी भी एलिमेंट का इस तरह होता है, क्योंकि ये होता है px py pz, ठीक है भाई। इसी तरह अगले का भी यही होगा, जो हमारी दूसरी ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 1s, एक ऑक्सीजन का 2s बनेगा भी, और एक ऑक्सीजन का 3s इस तरह बनेगा। अभी कैसे करेंगे वो हम बताएंगे, अभी हम मेन थीम समझ रहे हैं किस तरीके से जो है वो हम इसको ड्रॉ करें। px py pz, एक तरफ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक तरफ एक, क्योंकि हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले आप जो ड्रॉ करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से वो करेंगे आप 2। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ, बस आप जहन में ये रख लें, डायग्राम ऐसे बनेगी, और एक बनेगा इससे ऊपर जो कि एक ही होगा, ठीक है भाई, इस तरह करके बस ये याद रख लें आप। अच्छा, ये है क्या क्या ये मैं बता दूं, ये है py और ये है pz,
ठीक है, हम इसे पाई कहते हैं। और ये जो है ना, ये सिग्मा वाले हैं। पाई जो है वो आपको पता है, ये पी वाई पी जेड वाले ही होते हैं जो पाई होते हैं। और ये भी, ये क्या है हमारे पास, पी एक्स, क्योंकि हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दिखानी है ना। ये बॉन्डिंग के हैं और बॉन्डिंग के नीचे होते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने बॉन्डिंग के नीचे बनाए हैं, एंटी बॉन्डिंग के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये पी वाई एंटी बॉन्डिंग का है, ये पी जेड एंटी बॉन्डिंग का है, और ये पी एक्स एंटी बॉन्डिंग का है। अब करना क्या होगा, अब यहाँ पर आए, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, आपको पता चल गया कि हमारे पास क्या है, 3 ऑर्बिटल हैं। उन 3 ऑर्बिटल में यानी कि ऐसी डायग्राम बनानी है और अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन का 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑक्सीजन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह होंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हम 1s2 का बनाएंगे। ठीक है, और उसके लिए हम यही, मैंने ये जो डायग्राम बनाई है इसी डायग्राम को बनाएंगे इस तरह करके। अब देखिए भाई, मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास 1s एक ऑक्सीजन का, ये है मेरे पास 1s दूसरी ऑक्सीजन का। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, दूसरी ऑक्सीजन के पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो इस तरीके का निशान है, ये इलेक्ट्रॉन को मेंशन करता है। आपको पता है स्पिन क्वांटम नंबर जो आता है हमारे पास, उसको शो करता है कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, अब देखिए टोटल 1s ऑर्बिटल जब आपस में मिले तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 1s में, 2 इसके पास है, 2 इसके पास, 4। तो हमारे पास ये जो 1s बॉन्डिंग है, यहाँ पर जो है वो 2 आ जाएंगे, और ये जो 1s एंटी ऑर्बिटल, अब हमने क्या करना होता है, इधर और इधर के टोटल करके पहले बॉन्डिंग में और फिर एंटी बॉन्डिंग में जो है वो हमने डालने होते हैं। अच्छा, वो किस तरह डालते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, इसकी भी जो है वो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है। सबसे पहले हमारे पास 1s ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसमें जाते हैं। फिर हमारे पास ये किस में जाते हैं, 1s एंटी ऑर्बिट, इसको आप किसी से भी शो कर दें, एंटी बॉन्डिंग, पहले बॉन्डिंग में फिर एंटी बॉन्डिंग में, फिर उसके बाद 2s बॉन्डिंग में, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s एंटी बॉन्डिंग में। अब आगे देखें, आगे क्या है, आगे हमारे पास है, अब हमारे पास जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे पी वाई और पी जेड में बराबर जाएंगे। पहले एक इसमें जाएगा, फिर एक इसमें जाएगा, फिर दूसरा इसमें जाएगा, फिर दूसरा इसमें जाएगा। समझ में आई बात? अलग ऐसा नहीं है कि पहले इसमें 2 भरेंगे फिर इसमें 2 भरेंगे, वैसे तो पहले इसमें 2 भरेंगे फिर इसमें 2 भरेंगे, इसमें 2 भर जाएंगे तो इसमें 2 भरेंगे, इसमें 2 भर जाएंगे तो इसमें 2 भरे जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब यहाँ आएगा तो पहले इसमें एक फिर इसमें एक, कौन सा, बॉन्डिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास, 2px बॉन्डिंग वाला, फिर जाएंगे एंटी बॉन्डिंग की तरफ, और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, पहले 2py और 2pz हमारे पास एंटी बॉन्डिंग भरेंगे। एंटी बॉन्डिंग को मैं इससे शो कर रही हूँ। फिर उसके बाद 2px एंटी बॉन्डिंग भरा जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब हम चलें इसको देखते हैं कि सबसे पहले 1s2 हमारे पास 1 2 3 4 है, तो सबसे पहले बॉन्डिंग भर गया, अब एंटी बॉन्डिंग को भर देते हैं, तो यहाँ तो बात कंप्लीट हो गई। अब बनाते हैं 2s को। ठीक है भाई, 2s को बनाने के लिए अब मेरे पास क्या है, बिल्कुल उसी तरह ही बना दूंगी मैं, क्योंकि ये सेम ही 1s2 और 2s2 तो तकरीबन सेम ही जाएंगे हमारे पास ऑक्सीजन के। ठीक है भाई, इधर भी क्या है, 2s, इसमें 2 है, दूसरी ऑक्सीजन होगी उसमें भी 2 ही होंगे, टोटल 1 2 3 4 हो गए, तो 4 मुझे भरने हैं, 2 इधर भरूंगी 2 इधर भरूंगी। ठीक है भाई, अब मेरे पास क्या शो करना है मुझे, अब मुझे अपना p ऑर्बिटल शो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ शो करती हूँ। अब देखिए भाई, 2p ऑर्बिटल हमारे पास इस तरीके से जाएगा, 1 2 3। ठीक है, एक ऑक्सीजन का बना दिया, और मैंने आपको कहा यहाँ सबसे पहले हम 2 का बनाएंगे, यहाँ पे भी हम जो है वो 2 का बनाएंगे। पहले तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो क्या करती हूँ, अपनी डायग्राम कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। ठीक है भाई, अच्छा मुझे यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा कि ये मेरे पास जो है वो क्या है। अच्छा, हम इन्हें इन तमाम 1s को ये हम लिख देंगे 1s बॉन्डिंग है, सिग्मा यहाँ पर शो करता है, अगर हम ना भी करना चाहे कोई मसला नहीं है। और ये सिग्मा, सॉरी 2s था, ये 2s एंटी बॉन्डिंग है, ये सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग है, और ये सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग है। इसी तरह इसको भी जो है ना वो आप क्या कर दें, लेबल कर दें, py px py pz px py pz, ये मेरा px है। ठीक है, 2px, और ये मेरा 2px
एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। ये मेरा 2py, ये मेरा 2pz और ये दोनों एंटी बॉन्डिंग है, और ये मेरा 2py और ये मेरा 2pz और ये बॉन्डिंग है। अब मुझे क्या करना है, इधर देखो भाई 4 होते हैं, और वो 4 कैसे होते हैं, x में 2, y में 1, z में 1। एक ऑक्सीजन का बना देती हूँ x में 2, y में 1, z में 1, ठीक है। यही मैं दूसरी ऑक्सीजन का बना देती हूँ x में 2, y में 1, z में भी 1। अब टोटल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, वो गिन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन मुझे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जो है वो चुनने, और बिल्कुल उस सीक्वेंस से जो मैंने अभी यहाँ पर लिखी थी कि सबसे पहले मेरे पास कहाँ पर आएंगे, सबसे पहले 2 यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले 1 यहाँ पर आएगा, फिर 1 यहाँ पे। 8 है तो इसका मतलब एक और यहाँ पर आ गया, एक और यहाँ पर, 2 2 4 तो 6 2 8, 2 2 4, एक सेकेंड, 1 2 3 4 हुए अभी। फिर इसके बाद हमारे पास पी एक्स भरेगा, पी एक्स जब पूरा भर जाएगा, अब मेरे पास कितने हो गए, 8 में से 6 यूटिलाइज हो गए, 2 बचे हैं। तो मेरे पास इसमें और इसमें क्या करके जाएगा, इसमें और इसमें मेरे पास एक पहले भरेगा, एक ये। इधर ऐसा नहीं होगा कि मैं दोनों एक साथ भर दूं और इसे खाली कर दूं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताई है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से तो ये खाली रह गया, क्योंकि इस तक बचे ही नहीं हमारे पास, ये जो है वो यहाँ पर नहीं बचे। अब हम किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, कि हमें जो सवाल दिया है कि आप डायग्राम बनाएं और फिर उससे बॉन्ड ऑर्डर निकालें। अब मुझे निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर मैं कैसे निकालूंगी, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका ये होता है, बॉन्ड ऑर्डर वो मेरे पास ये होता है कि हमारे पास के एन बी माइनस एन ए, यानी कि हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जितनी भी क्वांटिटी है वो माइनस होगी किससे, एंटी बॉन्डिंग से, और डिवाइडेड होगी 2 से। अब चले गिनते हैं, बॉन्डिंग कौन से होते हैं, नीचे वाले। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 2 4, नीचे वाले सारे गिनेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 मेरे पास बॉन्डिंग है। अब एंटी बॉन्डिंग गिनते हैं, 2 2 4 5 6, क्योंकि वहां कोई भी नहीं आया, तो ये हो गया 6। देखा जाए 10 में से 6 गए, 4 बचे, 4 में से ये 2, हमारे पास जो है वो क्या होगा फिर 2। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास ऑक्सीजन का क्या बना, 2। अब ये बॉन्ड की जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनी, हमारे पास सबसे पहले 1s2 ऑर्बिटल में आया, ठीक है। फिर हमारे पास अगली दफा 1s सिग्मा 1s2 एंटी ऑर्बिटल में गया था, इसी को सीक्वेंस से लिख देंगे जो मैंने अभी बताया भी था। फिर हमारे पास जो है वो सिग्मा 2s2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आया था, फिर एंटी ऑर्बिट बॉन्डिंग में आया था, और एंटी बॉन्डिंग को हम इस तरह शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, 2py और 2pz, इसमें भी भरे हमारे पास, तो हम लिख देंगे 2py इज इक्वल टू 2pz, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 2 आ चुके हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। फिर उसके बाद 2px, इसमें भी 2 आ गए हैं, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में करें तो 2py में हमारे पास जो है वो 1 आया है, ये एंटी बॉन्डिंग है, और 2pz में भी हमारे पास 1 आया है, ये भी हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है। 2px में 1 भी नहीं आया, तो ये हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है भाई। इसके अलावा एक और सवाल भी इसी सवाल का है कि ये हमारे पास डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो ये पता करने के लिए कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो भाई आप देख लें कि जितने भी इसमें हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाए हैं, यानी ये जो हमारा सबसे लास्ट वाला होता है, असल हमें उसे ही देखना होता है। हमें देखना ये कि उसकी जो एंडिंग हुई है वो पेयर में हुई है या कहीं अनपेयर भी बाकी है। तो आप देखें एंटी बॉन्डिंग में ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और जब ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसी में भी होते हैं तो वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पैरामैग्नेटिक। हमारे पास ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पर जो है वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए हम इसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। यानी इफेक्टेड होती है, मैग्नेटिक फील्ड इस पर इफेक्टेड होती है, ठीक है। अब जल्दी से ना हम इसको नाइट्रोजन का भी देख लेते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा भाई, एक नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो जाएगी मेरे पास 1s2 2s2 2p3, और वो 2p3 भी किस तरीके से होते हैं भाई, 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1, ठीक है। तीनों में एक एक आ जाता है, तो यानी कि हमारे पास जो ऑर्बिट बनेंगे, ऑर्बिटल्स, वो कितने बनेंगे, 1 और 2, इधर से नहीं, वो हम ऊपर वाले से देखते हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। पहले जल्दी से हम जो है वो किसका बनाते हैं, इसी के बनाते हैं। ये तो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह ही बनेगा इधर भी, ठीक है, इसका भी बना देते हैं, क्योंकि ये दो तो ऑक्सीजन की तरह ही बनेंगे बिल्कुल। ठीक है, देख लेते हैं भाई, 1s में कितने हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं। ये मेरा 1s क्या हो जाएगा,
और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो इसमें आ गए, दो इसमें आ गए। ये मेरा 1s क्या है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। 2s पर चलते हैं। ये मेरा बेसिकली क्या था, 1s2, किसका, एक नाइट्रोजन का, ये दूसरी नाइट्रोजन का 1s2। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब करते हैं 2s का। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। ये हमारे पास 2s एंटी ऑर्बिटल है और ये मेरे पास 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है भाई। अब जल्दी से देखते हैं, यहाँ पर हम किसको देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं पी को। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्या है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ये 2p के हैं बेसिकली, एक नाइट्रोजन के। दूसरी नाइट्रोजन का जो 2p है उसमें पी एक्स, पी वाई, सॉरी अंदर नहीं लिखना, ऊपर लिखना है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। 1 यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इसी तरह 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। एक एक इलेक्ट्रॉन ही है ना हमारे पास, एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी, एक एक लिख देंगे। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। इसका मतलब कि हमारे पास वो 6 कैसे भरे जाएंगे, वो 6 हमारे पास, सॉरी, इस तरह भरे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आएंगे कितने, यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 इस तरह भर दिए जाएंगे। इधर तक कोई आए नहीं आए ना भाई। यहाँ पर अगर इससे ज्यादा होते तो हम यहाँ भरते, इसका मतलब इसमें यहाँ पर कोई भी नहीं आया, ना पी वाई में कोई आया, ना पी जेड में। ये था मेरे पास पी वाई, ये था पी जेड, कौन सा, बॉन्डिंग वाला, और ये था पी एक्स, ये सब 2 2 वाले हैं, ठीक है भाई। ये है मेरे पास 2 पी वाई, कौन सा वाला, एंटी बॉन्डिंग, 2 पी जेड एंटी बॉन्डिंग, और ये है 2 पी एक्स एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में गए ही नहीं। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर मालूम करना है। और बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे पता करना है भाई मेरे पास टोटल बॉन्डिंग कितने हैं और टोटल एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, ठीक है। बॉन्डिंग गिन लेते हैं पहले, कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 6/2, तो 6/2 ये 3 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया भाई मेरे पास, बॉन्ड ऑर्डर आया मेरे पास 3। और अब ये पैरामैग्नेटिक है या मैग्नेटिक है ये देखने, डायमैग्नेटिक है क्या है भाई, अगर हमारे पास कोई अनपेयर ऑर्बिटल नहीं है, इधर से देख लो 1 2 सब पेयर है, इधर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर सब पेयर्ड है। पेयर्ड है तो हमारे पास डायमैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेयर कोई भी ऑर्बिटल है तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास है। अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन है, फिर वो इंशाल्लाह जो है वो हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसे फोकस करेंगे। फिलहाल इन 3 क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो अगर लेक्चर समझ में आया तो अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।